तारीख में ना कभी कभी ऐसे किरदार आते हैं जिन्हें समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई उन्हें जालिम कहता है तो कोई मुहाफिज। एक ही इंसान के दो बिल्कुल मुख्तलिफ चेहरे। ये कहानी है अलाउद्दीन खिलजी की। जरा तसव्वुर करें एक ऐसे कानून का कि अगर कोई दुकानदार तौल में डंडी मारे तो जितना वजन उसने कम तौला है उतना ही गोश्त उसके अपने जिस्म से काट लिया जाए। ये सिर्फ एक झलक थी उस खौफ की जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सल्तनत की बुनियाद रखी थी। तो सवाल ये है कि आखिर कौन था ये बादशाह जो ऐसा खौफनाक कानून ना सिर्फ बना सकता था बल्कि उसे लागू करने की हिम्मत भी रखता था। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, मुकम्मल ताकत। इतनी ताकत कि उसकी मर्जी के बगैर सल्तनत में एक पत्ता भी ना हिले। लेकिन इतनी सफाकी, इतना जुनून आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें थीं अलाउद्दीन की अपनी जाती जिंदगी में। उसकी शादी खुद सुल्तान की बेटी से हुई थी, लेकिन वो इसे हर बात पर नीचा दिखाती थी। कहते हैं कि वो ताने देती कि तुम हो ही क्या, मैं सुल्तान की बेटी हूं और तुम बस एक मामूली से गवर्नर। बस यही जिल्लत थी जिसने इसके अंदर इक्तदार की एक ऐसी आग भड़का दी जो सब कुछ जलाकर राख कर देने वाली थी। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हिंदुस्तान पर मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी मोहम्मद घोरी ने, जिसके बाद ममलूक सल्तनत का दौर आया। इसी सल्तनत में अलाउद्दीन का चचा जलालुद्दीन एक वजीर था, लेकिन उसकी नज़रें तख्त पर थीं। मौका मिलते ही उसने कमज़ोर बादशाह को हटाया और खुद दिल्ली का नया सुल्तान बन गया। तो चच्चा सुल्तान बन गए और उन्होंने अपने भतीजे अलाउद्दीन को कारा का गवर्नर बना दिया। लेकिन अलाउद्दीन के लिए ये काफ़ी नहीं था। न उसके पास कोई बड़ी फौज थी, न खजाना, और ऊपर से घर में बीवी के ताने। उसे ये बात समझ आ गई थी कि अगर इज्जत और मकाम हासिल करना है तो उसे खुद कुछ करना होगा, कुछ बहुत बड़ा। और वो बहुत बड़ा कदम था, तारीख की सबसे बड़ी गद्दारियों में से एक। अलाउद्दीन ने फैसला किया कि वो इसी चचा को रास्ते से हटाएगा जिसने उसे पाला था, जिसने उसे ओहदा दिया था। तख्त का रास्ता अब खून से लिखा जाना था। प्लान बहुत ही शातिराना था। पहले तो उसने अपने भाई के जरिए चचा यानी सुल्तान तक ये पैगाम भिजवाया कि भतीजा अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा है और माफ़ी चाहता है। सुल्तान जलालुद्दीन एक नर्मदिल इंसान थे। वो भतीजे की मोहब्बत में अपनी पूरी फौज पीछे छोड़कर अकेले कश्ती में बैठकर इससे मिलने पहुंच गए। जैसे ही सुल्तान ने उसे गले लगाने के लिए हाथ आगे बढ़ाए, अलाउद्दीन ने इशारा कर दिया और उसी लम्हे इस भरोसा करने वाले सुल्तान का कत्ल कर दिया गया। लेकिन मसला ये था कि अपने मोहसिन चाचा को मार तो दिया, अब दिल्ली को कैसे जीतें? शहर के लोग और अमीर कातिल को अपना बादशाह कैसे मानते? यहां अलाउद्दीन ने वो किया जो किसी के वहम गुमान में भी नहीं था। उसने मंजीकों में यानी कैटापुल्ट्स में पत्थरों की जगह सोने और चांदी के सिक्के भरवाए और पूरे शहर पर बरसा दिए। सोने की इस बारिश ने लोगों का गम भी धो दिया और उनकी वफादारियां भी खरीद लीं। दिल्ली का तख्त तो मिल गया, लेकिन अब अलाउद्दीन को एक ऐसे तूफान का सामना था जिसने आधी दुनिया को तहस नहस कर दिया था। ये तूफान था मंगोलों का, 13वीं सदी की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक फौजी ताकत मंगोल। उनका तो फलसफा ही सीधा था, फतह करो, तबाह करो और जीते हुए शहरों के बाहर इंसानों की खोपड़ियों के मीनार बना दो। रूस से लेकर चीन तक वो हर सल्तनत को रौंद चुके थे और अब उनकी नजरें हिंदुस्तान की दौलत पर थीं। उस वक्त शायद हिंदुस्तान को बचाने वाला सिर्फ एक ही शख्स था, एक जालिम, बेरहम और फौलादी इरादों वाला अलाउद्दीन खिलजी। अब इस खतरे से निपटने के लिए अलाउद्दीन को पता था कि पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। उसने फौज में ऐसी इस्लाहात की जो पहले किसी ने सोची भी नहीं थी। उसने दिल्ली की तारीख की पहली स्टैंडिंग आर्मी यानी एक मुस्तकिल फौज बनाई। फौजियों को जमीन के बजाय सीधा खजाने से नक़द तनख्वाह मिलने लगी। भर्ती सिर्फ काबिलियत की बुनियाद पर होती थी। करप्शन रोकने के लिए हर फौजी का हुलिया लिखा जाता और घोड़ों पर शाही मुहर लगाई जाती, बिल्कुल आज की गाड़ियों की लाइसेंस प्लेट्स की तरह, ताकि कोई धोखा ना कर सके। और इन सब का नतीजा क्या निकला? 5 लाख की एक प्रोफेशनल फौज। ये इतनी बड़ी फौजी ताकत थी जो अब मंगोलों की आंखों में आंखें डाल सकती थी। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि भाई 5 लाख सिपाहियों को तनख्वाह कहाँ से देंगे? सल्तनत का खजाना इतना बड़ा बोझ कैसे उठाता? और इसी सवाल के जवाब ने अलाउद्दीन को मजबूर किया कि वो सिर्फ फौज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की पूरी मईशत को नए सिरे से डिज़ाइन करे। और उसने जो निज़ाम बनाया ना, वो 3 सुतूनों पर खड़ा था। मार्केट पर मुकम्मल कंट्रोल,
जासूसों का एक बेमिसाल जाल और शदीद तरीन खौफ। एक ऐसा निज़ाम जिसकी हर डोर सिर्फ और सिर्फ सुल्तान के हाथ में थी। उसने क्या किया? उसने हर चीज की कीमत खुद मुकर्रर कर दी। अनाज, कपड़ा, घोड़े, यहां तक कि सुई धागे की कीमत भी सरकारी हुक्म से तय होती थी। जखीरा अंदोजी को नामुमकिन बना दिया गया और सारा सामान सरकारी गोदामों से बेचा जाता। इसका असर हैरान कौन था। महंगाई का नामो निशान मिट गया और अब एक सिपाही अपनी कम तनख्वाह में भी बहुत आराम से अपना और अपने खानदान का पेट पाल सकता था। लेकिन जाहिर है कानून बनाने से कुछ नहीं होता, इसे लागू भी करवाना पड़ता है। और इसके लिए अलाउद्दीन ने जासूसी का एक ऐसा जाल बिछाया कि हर ताजिर पर नजर रखी जाती थी। मार्केट का एक कंट्रोलर था जो रोजाना रिपोर्ट सीधी सुल्तान को देता। फिर उस कंट्रोलर पर नजर रखने के लिए एक खुफिया अफसर था और इन सब के ऊपर सुल्तान के अपने खास जासूस थे जो किसी को जवाब दे नहीं थे। इस निज़ाम की दहशत कैसी थी उसका अंदाज़ा एक छोटे से वाक़ये से होता है। कहते हैं कि एक बार खिलजी ने एक बच्चे को कुछ गोश्त खरीदने भेजा। जब गोश्त तौला गया तो वज़न कम निकला। कस्साब को फौरन दरबार में बुलाया गया और जितना गोश्त कम था उतना ही उसके जिस्म से काट लिया गया। इस एक वाक़ये के बाद ताजरों में ऐसा खौफ बैठा कि वो डर के मारे गाहक को हमेशा कुछ इजाफी ही तोल कर देते थे। तो यही था अलाउद्दीन खिलजी का तरीका सल्तनत चलाने का, और नतीजा एक ऐसा मुल्क जहां अमन तो था लेकिन उस अमन की कीमत थी हर तरफ फैला हुआ खौफ। उसने सल्तनत के हर मसले का एक ही हल निकाला, जीरो टॉलरेंस। सड़कों पर डाकू थे, जंगल साफ करवा दिए और हजारों डाकुओं को सरेआम फांसी दे दी। पुलिस रिश्वत लेती थी, पकड़े जाने पर जिंदा खाल खींच ली जाती। अमीर और सरदार साजिशें करते थे, उनकी दावतों, महफिलों और आपस में शादियों पर पाबंदी लगा दी। शराब पीकर बगावत के मंसूबे बनते थे। पूरी सल्तनत में शराब ही हराम करार दे दी गई। इन्हीं सख्त सजाओं का एक नतीजा ये निकला कि सल्तनत में जराइम तकरीबन खत्म हो गए। यहां तक कि ये बात मशहूर हो गई कि एक जवान लड़की भी अगर सर पर सोने से भरी टोकरी लेकर सल्तनत के एक कोने से दूसरे कोने तक अकेले सफर करे तो किसी की हिम्मत नहीं कि उसकी तरफ मैली आंख से देख भी ले। सोचिए, खौफ और जासूसी का ये आलम था कि लोग सच में ये मानने लगे थे कि सुल्तान के पास कोई गैबी ताकत है, शायद कोई जिन है जो उसे लोगों के घरों के अंदर की खबरें भी लाकर देता है। ये वो सल्तनत थी जहां वाकई सुल्तान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता था। एक ऐसा मुल्क जहां मुकम्मल अमन था लेकिन वो मुकम्मल खौफ पर बनाया गया था। तो फिर अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहें? एक अफरीत जिसने अपनी ही रियाया पर जुल्म किया, या एक निजात दहिंदा जिसने हिंदुस्तान को मंगोलों की तबाही से बचाया और मुल्क में अमन कायम किया? शायद वो दोनों ही था और इसका फैसला तारीख आज तक नहीं कर पाई।